हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। PYQs विद कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं। 18th क्लास है हमारी। 2018 का क्वेश्चन पेपर कवर करने की कोशिश चल रही है, जिसके आंसर की हमारे पास नहीं है, बट बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लोगों के लिए जो भी विद लॉजिक हो सकता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जी। ठीक है, सो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ लें। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लीज 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 जो बच्चे पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्पेसिफिकली ओडिशा के बच्चे जिनका 10 को एग्जाम है, अदरवाइज जो और भी पीजीटी का या एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, वो इन क्वेश्चंस को कर जाइए। और ओडिशा वाले तो इनको छोड़ के जाने का मतलब आप रिस्क नहीं उठा सकते, बिकॉज 2018 में से जो क्वेश्चंस हैं उनमें से रिपीट हुए हैं 2021 में। ओके, सो पीजीटी एजुकेशन में भी इसी तरीके का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, सो इसलिए ये क्वेश्चंस कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 171st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में कौन से जो है इनमें से स्कूल ऑफ थॉट कंसीडर नहीं किया जाता। तो साइकोलॉजी है तो ऑब्वियसली हम बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट अलग अलग होते हैं, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पर्सनालिटी इंटेलिजेंस इनकी भी बात हम करते हैं, बट हम बायोलॉजी की बात नहीं करते। ठीक है, सो बायोलॉजिकल जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज हमसे नॉट पूछा गया है, नॉट कंसीडर्ड। तो ये नोट वगैरह वाले जो कैचेज हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आप इनको मिस ना कर जाएं, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ओके, between whom we can find more similarity in their cognitive abilities। तो cognitive abilities में हम इनमें से किस में सिमिलैरिटी ज्यादा पा सकते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि कोई भी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, नेचर और नर्चर जो है उसके कॉम्बिनेशन से चीजें होती हैं, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट। अब अगर मैं बोलूं आपको कि हेरिडिटी सेम है, मतलब क्या होता है, यूजुअली प्रोसेस जो है वो कंसीव करते हैं पेरेंट्स, उसके बाद जो है जैसे स्पर्म और क्या बोलते हैं एग, तो स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो अल्टीमेटली एक जाइगोट बनता है। ठीक है, तो उस जाइगोट से एक बच्चा पैदा होता है, मतलब बड़ा होता है, और वो सारी चीजें डेवलपमेंट होता है वहां से। बट अगर आप ये देखिए, इसी जाइगोट से दो हिस्से हो जाएं इस जाइगोट के, ओके, तो दो हिस्से हो गए, यानी ट्विंस पैदा होंगे अब इसके। ठीक है, और ये जो एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस है ना, मोनोजाइगोटिक, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो जेनेटिकली ये डिट्टो सेम होते हैं, इसीलिए हम इनको आइडेंटिकल बोलते हैं, सेम बोलते हैं। ओके, तो जब जेनेटिकली सेम है यानी हेरिडिटी सेम है बिल्कुल, और एनवायरमेंट फिर घर में जैसा भी होगा, सो मोर सिमिलैरिटी मिलने की चांसेस ये आइडेंटिकल ट्विंस में ज्यादा हो जाएंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं कि एक ही टाइम पे जाके जो है वो दो एग्स वहां पे थे और वहां से स्पर्म जो है वो कनेक्ट हो गए, मतलब स्पर्म वहां पे जाके मीट करते हैं, और उन दो अलग अलग एग से क्या बनता है, जाइगोट बनते हैं, दो अलग अलग, और तब जाके ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, सो वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे। सो इसमें 50% चांसेस हम बोल सकते हैं कि हाँ सेम रहेगी चीजें, बट आइडेंटिकल ट्विंस में जेनेटिक्स जो है वो बिल्कुल सेम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज एटलीस्ट कजिन, सिबलिंग या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस से तो ज्यादा ही सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। सो आंसर डी होना चाहिए भाई। What is assimilation according to जीन पियाजे? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन क्या है? सो जीन पियाजे ने स्कीमा की बात की, देन एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम या एडेप्टेशन, उन चीजों की बात की है। सो जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं इनके, कि स्कीमा क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, और वो जो बोलते हैं उसको अपना इक्विलिब्रियम, वो क्या स्टेज होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तीनों की तीनों चीजें, ताकि आपका रिविजन हो जाए। अभी के लिए हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। सो मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्कीमास, तो जो स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस होना, नई इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देना, किस बेसिस पे, जो पहले से स्कीमास बने हुए हैं उनको प्रिजर्व करते हुए, यानी उनमें आप चेंजेस नहीं लाना चाह रहे, आपने नई इंफॉर्मेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। डेवलपिंग न्यू कोग्निटिव स्कीमास, या नए कोग्निटिव स्कीमास को डेवलप करना, या फिर नई इंफॉर्मेशन को प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर फिट करना। सो कौन सा रहेगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना होता है इकट्ठा करना एक तरीके से। ठीक है, सो नई इंफॉर्मेशन को आप पहले से एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्कीमा में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रहेगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है जी।
द 5 फैक्टर मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग क्वेश्चन मुझे भी देखने को मिला है कि हाँ ये अलग कुछ मॉडल है, बिकॉज पर्सनालिटी इंटेलिजेंस में बहुत सारी थियरीज, फैक्टर्स, कुछ ना कुछ मॉडल वगैरह आपको मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। उसके अलावा ये और ये ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। सो इसमें कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो परफेक्शनिज्म, इंपल्सिविटी, सेल्फ एस्टीम, हार्म अवॉइडेंस। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बट अगर पढ़ रखा है तो दे पाएंगे। तो आंसर रहेगा ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन एंड एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। सो बेसिकली OCEAN, अगर आप इनके फर्स्ट लेटर्स उठाएंगे सो ये ओशन बन जाता है इसकी याद करने के लिए। सो ये ओशन याद रखना है आपको 5 फैक्टर में। अगर आपको ओशन भी याद होता ना तो भी आप जो है OCEAN यही मिलता, और कहीं पे ये कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। ओके, अब ये होता क्या है? सो ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और जो है न्यूरोटिसिज्म। तो ये 5 फैक्टर्स हैं पर्सनालिटी के, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो ट्रेट्स हैं, यानी कि ये टाइप और ट्रेट थियरी में से ट्रेट थियरी जो है हम इसको बोलेंगे, जो ये मॉडल है। ओके, क्योंकि ये ट्रेट्स पे फोकस कर रही हैं। ओशन नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। नोम, ऑल्दो इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, कभी डिटेल में कराऊंगी, अभी के लिए इतना याद रखिए। नोमन ने जब इनको नाम दिया 5 फैक्टर्स को, तो इन्होंने अलग नाम दिया, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, कल्चर और सर्जेंसी। तो ये 5 नाम इन्होंने दिए, लेकिन रॉबर्ट और पॉल कोस्टा ने और इसको डेवलप किया कंपैरेटिवली, और फिर 5 फैक्टर मॉडल वो लेके आई। सो ये 5 फैक्टर के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये मॉडल किसने दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो उन्होंने पर्सनालिटी को 5 ब्रॉड फैक्टर्स में इंक्लूड करते हुए कि ये फैक्टर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन इन 5 फैक्टर्स में हमें मिल जाएगा। फर्दर जो साइकोलॉजिस्ट लेविस गोल्डबर्ग है, उन्होंने बिग 5 टर्म इनके लिए यूज किया। हमने बोला ना बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो 5 फैक्टर मॉडल की बात हो तो रॉबर्ट एंड कोस्टा, लेकिन अगर बिग 5 की बात हो तो किसने दिया ये टर्म, वो साइकोलॉजिस्ट लेविस गोल्डबर्ग रहेंगे। ठीक है जी। सो इन्होंने फर्दर जो है इंटरनेशनल पर्सनालिटी आइटम पूल IPIP, द फर्स्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है उसको भी इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। Which of the following does not come under projective techniques? तो पर्सनालिटी असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव ये टेक्निक्स मैंने आपको करवाई थी। सो अगर आपने वो लेक्चर भी देखा होगा जो मैंने ऐड कर रखा है आपकी प्लेलिस्ट में, सो आपको पता होगा कि रोश का इंक ब्लोट टेस्ट, थीमेटिक एपर्सेप्शन और सेंटेंस कंप्लीशन। सो बेसिकली ये वो टेस्ट है जब प्रोजेक्टिव की बात हो रही होती है कि आप अनकॉन्शियस जो चीजें हैं ना किसी के दिमाग में, उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने एक पूरी सिचुएशन ही प्रोवाइड कर दी तो उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा। वो सिचुएशन वाला जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक में नहीं आएगा। रोश का इंक ब्लोट टेस्ट, थीम, आपने एक थीम पर्टिकुलर मतलब वो जो होता है ना टेस्ट दिखा देना या कुछ लिखा हुआ है फोटो दिखा देना, वो थीम की बात हो रही है। एंड देन सेंटेंस को कंप्लीट, आपने हाफ सेंटेंस छोड़ रखा है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही वो सारी चीजें कंप्लीट करनी। तो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होंगी, ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम इज अ, और मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया। सो आप अपने हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा, मान लो राम नाम का कोई इंसान आपकी लाइफ में है, तो उस बेसिस पे आप जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है अनकॉन्शियसली वही चीज फिल कर दें, उसी चीज मतलब गलत या सही जो भी चीज होगी। तो जो अनकॉन्शियस थिंकिंग है या अनकॉन्शियस इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड है, वो यहाँ पे निकालने की कोशिश की जाती है। सो एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा हमारा सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है जी। सो ये याद रखिए जो जो चीजें मैंने करवा रखी हैं। तो ये है टू रिवील दो सेंट्रल एस्पेक्ट जो कि अनकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल हैं। अनकॉन्शियस माइंड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट में इंक ब्लोट टेस्ट आ जाएगा, थीमेटिक एपर्सेप्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ड्रॉ अ मैन या पिक्चर अरेंजमेंट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में रहेंगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेक्निक भी मैंने आपको करवा रखी है। Which one of the following statements is correct relating assessment and evaluation? तो assessment और evaluation को कौन सी statements connect करती हैं? assessment एक product oriented है, evaluation process oriented, assessment process oriented है, evaluation product oriented, दोनों के दोनों process या दोनों product oriented हैं। ठीक है, so ये बात मैंने आपको assessment evaluation के टाइम पे भी बता रखी है कि evaluation मतलब value judgment की बात हो रही है, यानी आप पास फेल बता रहे हैं तो पास फेल तो लास्ट में जाके बताते हैं ना, यानी product oriented हो
गया, और असेसमेंट जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या चीजें असेस करना चाह रहे हैं। सो बी इसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो यही क्वेश्चन घूम फिर के मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2021 में भी डाल रखा था कि आपको अगर टेस्ट पता है, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय टीचर डेफिनेटली, और हमसे नोट पूछा है, ये नोट मत भूल जाइए देखना, ओके। तो नॉर्म कहीं आप सोचे कि अच्छा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तो टीचर यूज कर सकते हैं, सही है, यही टर्म सही है, दैट्स इट। सो वो नोट अगर मिस हो गया तो गड़बड़ होएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय टीचर, नहीं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये गलत है। अ टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज एंड नॉर्म रेफरेंस, डेफिनेटली नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, स्टैंडर्डाइज, टीचर मेड, ये अलग अलग टाइप्स हैं टेस्ट की जो करवा रखी हैं। टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज और क्राइटेरिया रेफरेंस भी हो सकता है। अब हमसे पूछा क्या गया नोट, तो ऑब्वियसली सेकंड आंसर रहेगा हमारा कि हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट को टीचर मॉडिफाई नहीं कर सकता, टीचर सिर्फ टीचर मेड टेस्ट को ही मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को टीचर यूज कर सकता है, ओके। तो कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट है, टीचर उनमें से किसी को भी यूज कर सकता है। कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरिया रेफरेंस हो सकता है, कोई भी टीचर मेड टेस्ट भी नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो सकता है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा जी, टीचर वाला आ जाएगा कि वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी। What are the properties on the basis of which various scales of measurement are differentiated? तो 4 स्केल्स पढ़े हैं हमने, ठीक है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ठीक है। नॉमिनल में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ, और ऑर्डिनल में हम ऑर्डर की भी बात करते हैं उसके साथ साथ, इंटरवल में हम इंटरवल, इक्वल इंटरवल की बात करते हैं, और रेशियो में हम बात करते हैं जीरो की वैल्यू की, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। सो ये 4 चीजों के बेसिस पे हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इन्होंने बोला है आइडेंटिटी, अब इनके अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये उसमें तो बिल्कुल नहीं लग रहे, जब हम बोलते हैं सीरीज में कि हम नॉमिनल टू रेशियो में अगर देखें तो चारों में से कोई भी सीरीज में आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा, ये आइडेंटिटी और मैग्नीट्यूड दो अलग अलग चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल, वैल्यू ऑफ जीरो, तो इसमें ऑर्डर मिसिंग है हमारा। ऑर्डर्ड रिलेशनशिप, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल और जीरो, ये थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल और रेशियो, इसके अंदर भी हमारे रेशियो तो एक स्केल का टाइप हो गया ना, तो वो हम उसके बेसिस पे थोड़ा ना करेंगे, बेसिस तो हमारा वैल्यू ऑफ जीरो ही है। आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल और ऑर्डर, तो इसके अंदर हमारा वैल्यू ऑफ जीरो मिसिंग है। सो अकॉर्डिंगली जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो बी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्ड रिलेशनशिप यानी ऑर्डिनल स्केल, मैग्नीट्यूड यानी नॉमिनल, इक्वल इंटरवल इंटरवल स्केल, और वैल्यू ऑफ जीरो वाले में रेशियो स्केल आ जाएगा, ओके। अ टीचर इंटेंड्स टू चेक हिज और हर स्टूडेंट्स मास्टरी, ध्यान रखिएगा, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से मैथ में वो मास्टरी देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया उस बेसिस पे कितनी मास्टरी बच्चों को हासिल हुई है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो विच टाइप ऑफ टेस्ट द टीचर शुड यूज, तो टीचर को क्लिनिकल टेस्ट यूज करना चाहिए, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो देखिए, जब भी मास्टरी लर्निंग की बात आती, जब कंपैरिजन की या ऑर्डर या रैंकिंग की बात आएगी तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यूज होता है, और मास्टरी की बात आएगी सो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट यूज होता है, ओके। ये मैंने आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन और टाइप्स ऑफ टेस्ट जो करवाई थी, एक लेक्चर 1 घंटे का राउंड, उसके अंदर सारी चीजें वो उसमें हैं टेस्ट के बारे में। सो वहां से आपके टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन तो नॉट काफी पूछे जाते हैं एग्जाम को टफ बनाने के लिए, ताकि आप सोचें कि उस स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, ओके। सो नॉट द एम ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, तो सीसीई का एम क्या नहीं है। सो ये एम्फेसिस करेंगे थॉट प्रोसेस पे और डी एम्फेसाइज करेंगे मेमोराइजेशन को, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो प्रोसेस होना चाहिए, इसका एम होना चाहिए। to make the process of teaching and learning teacher centered activity, so हमें टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाना है या लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाना है, या हम डेवलप करना चाह रहे हैं कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन हम टीचर सेंटर्ड से ऑलरेडी एनसीएफ अगर 2005 की बात करें तो हम लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। सो वो टीचर सेंटर्ड जो है वो तो डेफिनेटली एम नहीं है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। सो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज के लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।